अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। वीकेंड शो के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ये उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोग भी प्लान कर रहे होंगे मेरी तरह के छुट्टी का रोज़ जो है वो हमने क्या करना है। और बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है कि हम में से वो वीकेंड या तो सोकर गुजारते हैं या फिर हफ्ता भर जो उन्होंने चीज़ें इकट्ठी की होती हैं, काम इकट्ठे किए होते हैं कि हमने वीकेंड पे करने हैं, वो वीकेंड इस तरह गुजार देते हैं। लेकिन हटकर हम में से कोई भी काम ऐसा नहीं करता जिससे हम फ्रेश हो जाएं या अगले आने वाला जो हमारा वीक होता है उसके लिए हम लोग एनर्जाइज्ड हो जाएं। मसलन खाने पीने में कुछ हमें मुख्तलिफ ट्राई करना चाहिए बाहर जाके, ताकि हमारा जो टेस्ट है या मुँह का जायका है वो बदल जाए। एक दूसरे से जो मिलने जुलने का रवाज है वो थोड़ा सा ख़त्म होता जा रहा है, वो बढ़ जाएगा। थोड़ा वक्त निकाल कर अपने अजीज़ व अकारिब से हमें मिलना चाहिए, मिल कर बैठ कर चाय पीनी चाहिए, गप्पे लगानी चाहिए, अच्छी अच्छी डिशेस जो है वो खानी चाहिए। दूसरों के तजुर्बात सुने, अपनी भी कुछ चीज़ें उन्हें बताएं, उनके साथ बातें शेयर करें, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में वो बताएं, ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें कि हमारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है और ज़िंदगी में इकट्ठे हमने आगे किस तरह बढ़ना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक दूसरे को हम लोगों ने टाइम देना है ताकि हमें पता चल सके कि हमने आगे किस तरह बढ़ना है और ज़िंदगी कहाँ हमें लेकर जा रही है। तो आज का प्रोग्राम आप बनाइए और अच्छा, ताकि आपका आने वाला जो वीक है वो अच्छा गुजर सके। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मौसम चेंज हो रहा है और खुश्क सर्दी और स्मॉग की वजह से कई किस्म की जो बीमारियां हैं वो भी पैदा हो रही हैं। ऊपर से कोरोना है और डेंगू वायरस का भी खतरा मंडला रहा है हमारे सरों पर। तो इस सारे माहौल में माहिरीन सेहत की जानिब से एक ही तलकीन की जा रही है, वो है कि अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। तो कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएं ताकि इस मौसम की जो बीमारियां और वायरसेस का हम लोग मुकाबला कर सकें। और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होती है एक्सरसाइज करना। लेकिन स्मॉग की वजह से खुली फ़ज़ा में वॉक करने और कोरोना की वजह से जिम जाने से भी परहेज़ का कहा जा रहा है। तो ऐसे में करें तो हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, तो अपना इम्यून सिस्टम कैसे हम मजबूत कर सकते हैं घर में रहते हुए, कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से कुछ फिटनेस टिप्स लेने के लिए हमने मधु कर रखा है अपने प्रोग्राम में फिटनेस एक्सपर्ट अली रज़ा को। अली, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अली, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि मौसम जैसे ही चेंज होता है तो मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। तो जो डॉक्टर्स कहते हैं वो कहते हैं कि आप फिट रहेंगे तो आप इन बीमारियों का मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन फिट कैसे रहना है, क्योंकि बाहर जो है वो हम जा नहीं सकते एक्सरसाइज करने, स्मॉग है, मौसम ऐसा है। तो हमें बताइए कि हम फिर किस तरह बचें इस चीज़ से। अगर बाहर जाएंगे तो स्मॉग की वजह से और ज़्यादा हम बीमार हो जाएंगे। बेसिकली स्मोक का जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो स्मोक और दूसरा फॉग। तो इसके अंदर तीन इंग्रेडिएंट आ जाते हैं जिसमें आपके ह्यूमिडिटी लेवल है, उसके साथ आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आपका इफेक्ट हो सकता है, और इसके साथ जो हमारा इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट है वो हवा का दबाव है, जिसके अंदर ये सर्दियों के मौसम में ज़्यादा इफेक्ट करता है। अली, जैसे आप बता रहे थे कि एक्सरसाइज बाहर करना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है मौसम की वजह से। अगर घर पर रह के हमने एक्सरसाइज करनी है और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पर? देखिए जी, जिसके अंदर 90% जो लोग हैं पाकिस्तानी वो अभी तो इफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ लाहौर, गुजरांवाला और पंजाब के बेशतर इलाके जितने भी हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड हैं स्मोक से। तो उसके अलावा जितने भी लोग बाकी हैं वो अभी कोरोना वायरस और बाकी चीज़ों से इफेक्ट थे, और अभी लोगों के अंदर वो जो है खौफ खरास भी है बिकॉज ऑफ वो लोग कहते हैं कि हम आउटसाइड पे जाके वॉक ना कर पाएं, तो लोग ज़्यादातर जिम ज्वाइन कर रहे हैं या इंडोर एक्टिविटी कर रहे हैं। इंडोर एक्टिविटी में आप इंडोर ट्रेडमिल भी कर सकते हैं, इंडोर एक्टिविटी में आप हाई नीज, जंपिंग जैक्स या कोई भी एरोबिक स्टाइल एक्सरसाइज कर सकते हैं जो घर पे अवेलेबल हो। लेकिन आप बाहर इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आपके लंग्स इफेक्ट होते हैं। आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो इनहेल और एक्सहेल वो ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन को करती है। तो जब वो ज्यादा क्वांटिटी में करती है तो आपके जो लंग्स हैं उसके अंदर डीप ब्रीथ के साथ आपकी ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड को पंप करता है। लेकिन तो क्या अली, हम मास्क पहन कर भी बाहर रनिंग या एक्सरसाइज नहीं कर सकते? वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है? देखिए, जो लोग तो पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं या जो लोग बीमारी से भी रिकवर हुए हैं, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी सजेशन नहीं होगी बिकॉज ऑफ अभी स्मोक रेट लाहौर जो है वो ऑल इन द वर्ल्ड 2nd नंबर पे आ रहा है और न्यू दिल्ली 1st नंबर पे आ रहा है। तो अभी ये बिकॉज ऑफ जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक आउटसाइड करना सेफ नहीं है। इसलिए आप इंडोर जिम्स ज्वाइन कर लें जिनकी जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अच्छा हो, या दोपहर के टाइम एक्सरसाइज कर लें जिस टाइम धूप होती है।
तो उस टाइम स्मोक रेट बहुत लो होता है। या आप मॉर्निंग के बाद जो टाइम होता है लाइक 9, 10, 11 बजे का, उस टाइम आप एक्सरसाइज करें, वो ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन फिर एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो अगर अपने इम्यून सिस्टम को हमने स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर कितनी देर हमें करना चाहिए और कितना अरसा हमें एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए? इसके अंदर जो एज फैक्टर अगर की बात करें तो एज फैक्टर वो मैटर नहीं करता, बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज की कोई एज नहीं है। तो उसके अंदर जो एक्सरसाइज, क्योंकि आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे को जब वो बड़ा होता है तो हम उसको किसी एक्टिविटी पे लगाना चाहते हैं, तो उस एक्टिविटी के बाद हम लोग फिर कहते हैं वो कोई जिम ज्वाइन करे या कोई जिम्नास्टिक ज्वाइन करे या कोई क्रिकेट क्लब ज्वाइन करे। तो इसके अंदर हम लोग 20 ईयर्स से लेके एट द एज ऑफ 50 to 60 ईयर्स हम कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी कहते हैं कि वो लोग करें, बिकॉज ऑफ एक्टिविटी करने से आप ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं और आपकी बोन्स, आपके मसल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो एट द एज ऑफ 50, 60, 90% लोग, अब आप लोग देखें कि हर बंदे को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई ना कोई बीमारी उसके साथ है, बट उससे सेफ रहने के लिए आपको एक्सरसाइज, वॉक या कोई भी एक्टिविटी जरूरी है। एक्टिविटी में आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपका ब्लड अच्छा सर्कुलेट हो। ठीक है। अब जैसे घर पे है, बहुत से लोग वो कहते हैं कि या तो हम क्या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं घर पर रह के, क्या हम सीढ़ियां अगर हर घर में होती है तो क्या वो हम उतर सकते हैं, वो चढ़ सकते हैं, वो भी ठीक एक्सरसाइज है? जी बिल्कुल। एक्टिविटी में कोई भी एक्सरसाइज इस तरह आएगी, जिस तरह आपने बात की स्टेयर्स की, तो स्टेयर्स इज बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑफ इसमें काफ़ी आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं और काफ़ी आपकी एनर्जी भी लगती है, तो 90% लोग इससे भागते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टेयर्स चढ़ने से आपकी काफ़ी मेहनत होती है, तो हर मेहनत वाले काम में जिसमें कैलोरीज बर्न हो वो ज़्यादा इफेक्टिव। और दूसरा, हम बचपन में ये रोप स्किपिंग किया करते थे, तो क्या ये अभी भी कर सकते हैं और ये कितनी इफेक्टिव है अगर एक्सरसाइज में देखा जाए तो? जी, रोप स्किपिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं। अक्सर लोग जो रोप स्किपिंग नहीं कर सकते, वो उस तरह का एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि उससे भी कोई एक्टिविटी हो, और ये बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज ऑफ इससे जंप्स आपकी इम्यूनिटी और आपके जितना भी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको बूस्ट करता है। तो जितनी भी बूस्ट करने वाली चीजें हैं वो आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव रहती हैं। और दूसरा, हमें अली पता कैसे चलेगा अगर हम एक्सरसाइज करें तो ये इफेक्टिव हो रही है? मतलब हमें क्या पसीना आना चाहिए उसके दौरान, हमारी हार्ट बीट बढ़नी चाहिए, किस तरह के को सिम्टम्स आई अलामात हो, हमें पता चले कि अब हम कर रहे हैं तो हम फिट भी रह रहे हैं? अभी बेसिकली जैसा मौसम जा रहा है उसके हिसाब से 90% लोगों को तो स्वेटिंग नहीं हो रही, क्योंकि वो लोग इसी वजह से तंग है कि अभी हम लोग पानी की इंटेक भी नहीं कर सकते। अक्सर लोगों का पानी की इंटेक की तरफ ध्यान नहीं जाता, अच्छी डाइट की तरफ ध्यान नहीं जाता, अच्छे खाने की तरफ ध्यान नहीं जाता, क्लीन नहीं खाते। लोग क्लीन नहीं खाते तो क्या खाते हैं, जो हमारे यहाँ पे जंक फूड पाया जाता है या वो चीज़ें जिनके अंदर बीमारी है वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं उन लोगों को यही मैसेज दूंगा कि वो उन चीज़ों से बचें और क्लीन डाइट करें जिसमें आपका हेल्दी फूड है, फ्रूट्स हैं, जिसमें आप ऐसे फल लें या ऐसी डाइट करें जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, ताकि आपका इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा। तो आप आउटसाइड स्मोक भी होगी तो आपकी बॉडी पे वैसे इफेक्ट नहीं कर सकेगी। तो इस तरह आप अपनी बॉडी को ज्यादा फिट रख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, स्ट्रेचिंग की जैसे मैं बात करी थी, तो मुझे बताइए घर पर रह के हम किस तरह की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उसमें क्या क्या आ सकता है? दूसरा, उसको क्या हैवी जो एक्सरसाइज है उससे पहले करना चाहिए, बाद में करना चाहिए? स्ट्रेचिंग जो है वो बाद में करना ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग के बाद रिलैक्स फील करती है। तो पहले एक्सरसाइज आप प्रेफर करें एटलीस्ट 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी कुछ वर्किंग में आएगी। 10 मिनट्स के साथ अभी बॉडी वार्म अप ही होगा तो आप वापस बैकअप पे आ जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप 5 to 10 मिनट्स स्ट्रेचिंग करें, जिसमें आप हैमस्ट्रिंग, नी को बेंड करना, अपनी बैक को स्ट्रेच करना। बैक बहुत जरूरी है स्ट्रेच करना, बिकॉज ऑफ बहुत लोग तंग हैं कि वो लोग बाकी सारा दिन बहुत डिस्टर्ब रहते हैं एक्टिविटी से, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लास्ट में स्ट्रेचिंग लाजमी करें, 5 to 10 मिनट्स लाजमी, और स्टेबल स्ट्रेचिंग करें जिसमें एटलीस्ट एक बॉडी के पार्ट को 30 सेकंड्स तक स्ट्रेच किए रखें। ठीक है जी। अली रजा हमारे साथ मौजूद है, फिटनेस एक्सपर्ट। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने इतनी अच्छी टिप्स दी हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। मुझे यहाँ पे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सूनी सूनी लगती हैं ये वादियां, रो रही हैं हुस्न की शहजादियां, मर ही जाएंगे गमे फुरकत में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। जब भी जनाब कुदरती हुस्न की बात की जाती है तो ये पहाड़ों के जिक्र के बगैर अधूरा ही रहता है। दुनिया भर की जंगली हयात, जंगलात और नेशनल पार्क्स का 56% पहाड़ों में है और दुनिया भर की इक्तिसादी तरक्की में पहाड़ एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो सरजमीन पाकिस्तान
भी कुदरती हुस्न से माला माल है और यहाँ दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले काराकोरम, हिमालय और हिंदू कुश मौजूद हैं। और पाकिस्तानियों के लिए ये अमर काबिले रश्क भी है कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 और 9वीं बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत समेत 8000 मीटर से बुलंद 14 अव्वलीन चोटियों में से 5 पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। और आलमी सतह पर हर साल हम देखते हैं 5 करोड़ से जायद सयाह जो है पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, ताहम उसकी कीमत पहाड़ी इलाकों में बढ़ती हुई आलूदगी की सूरत में चुकानी पड़ जाती है। तो दुनिया भर में पहाड़ों की हालत बेहतर बनाने और उनके कुदरती माहौल को बरकरार रखने के लिए खसूसी इकदाम करने के वाले से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमने भी आज एक मेहमान को दावत दे रखी है जिनकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन वो इस कम उम्री के बावजूद पहाड़ों के इतने रसिया हैं जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती है। वो महज 15 साल की उम्र में कई चोटियां सर कर चुके हैं और ये सब कैसे उन्होंने मुमकिन बनाया, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त अहमद कमाल मौजूद हैं जो पाकिस्तान के कम उम्र कोहे पैमा है। अहमद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अहमद, सबसे पहले तो जैसे आज मैं बताई थी कि पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमें नहीं पता कि हम जब पहाड़ पे जाते हैं हमने सिर्फ दूर दूर से देखा है, आपने पहाड़ सर किए हैं, जो चोटियां हैं पाकिस्तान की वो सर किए हैं। तो हमें बताइए कि कितनी इस वक्त आप चोटियां सर कर चुके हैं और इतनी सी छोटी उम्र में कैसे शौक पड़ा आपको इस चीज़ का? मैं तो अभी लास्ट टाइम अभी मैं ये दो पीक करके आया हूँ, एक शमशाल में, एक स्कर्दू में। ठीक है। ये कौसरगंग और ये फिर कोहे कमाल, ये 21 डेज में किए हैं दोनों। ओके। और उससे पहले फिर दरकोट पास, शमशाल पास 2 दफ़ा किया, फिर MKM किया, चुरको किया और खंडा टॉप, मकड़ा पीक और चोटी गंगा कश्मीर में भी किया, वो भी किया। ठीक है। और अभी बहुत अब आगे देखना है। अभी आगे सोच रहे हो कि मैंने कौन सी चोटी जो है सर करनी है, लेकिन ये शौक कैसे पैदा हुआ है अहमद आपको? किसको देखकर शौक पैदा हुआ या अपना शौक था आपका? ये पापा भी जाया करते थे पहले, मैं उनको देखा करता था, तो मुझे भी शौक आया। अभी टीवी में देखा करता था डिस्कवरी, तो अच्छा। पहाड़ देख कर खुश होता था, तो खुद ये शौक आया था, पापा को देखकर भी शौक आया था। तो पापा मुझे पहली दफ़ा लेकर गए थे कश्मीर, जब मैं वहाँ गया था। जब मैं वहाँ गया था तो पापा मुझे लेकर गए थे, मैं बहुत खुश था। पहली दफ़ा पहाड़ मैंने देखे थे, तो पापा मुझे पहाड़ में लेकर गए थे चोटी गंगा भी मैं जब हम जब वो उसके टॉप पे पहुँचे ना, अभी वापस नीचे आ रहे थे तो शाम हो गई थी। तो मैं किसी 2 बंदों के साथ, आर्मी के थे, अच्छा। तो मैं उनके साथ नीचे आ रहा था, तो पापा पीछे रह गए थे। अच्छा, रात हो गई, फिर आर्मी जिनके साथ था ना मैं, हम मिस हो गए थे। अच्छा। ये पहली दफा आप चोटी सर करने गए थे? ठीक है। और क्या उम्र थी तब आपकी? उम्र मेरी 8 साल की। अच्छा, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर वो टॉर्च की बैटरी भी नहीं ऑफ थी, सब ऑफ हो गई थी, डेड हो गई थी। फिर हम मिस हो गए थे जंगल में, हमने होटल में भी जाना था, तो हम वैसे ही चले गए। फिर पापा, मैं तो पहुंच गए तो 10:30 बजे होटल में। ठीक है। तो पापा रात को 2-3 बजे पहुंचे। मतलब आप दोनों मिस हो गए थे और पता नहीं चलता। लेकिन कितना मुश्किल लगता है अभी तक आप जो चोटियां सर कर चुके हैं, उनमें से कौन सी सबसे मुश्किल आपको लगी है उसको समेट करना? मुझे जिसमें मुश्किल लगा है वो है कौसरगंग। ठीक है। उसकी मतलब स्टीप बहुत है, पहले दिन से स्टीप स्टार्ट हो जाती है, उसमें कोई प्लेन जगह आती नहीं, बस स्टीप आ जाती है, बस उसके लिए क्लाइंब ही करना पड़ता है, ऊपर जाना होता है। तो एक दिन में ज़्यादा असेंडिंग करनी होती है। ठीक है। फिर अगले दिन में असेंडिंग, एक जगह प्लेन आता ही नहीं है, तो चढ़ते जाते फिर ऐसे ही है वो पहाड़। ठीक है। एक दफ़ा चढ़ गए तो पीक पे चढ़ गए, पहाड़ में चढ़ गए, फिर ऊपर जाना पड़ता है। तो कितना मतलब दरमियान में अगर देख रहा हो क्लाइंबिंग आप लोग कर रहे होते हो, तो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? वेदर का किस तरह वहाँ पर होता है, उसके साथ किस तरह लड़ते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बर्फ़बारी भी हो रही होती है, बर्फ़ वहाँ पे पड़ी भी होती है, सर्दी का मौसम होता है, तो किस तरह उससे लड़ते हो? सर्दी का जब मौसम है वो तो हम मतलब आउटडोर गियर पहने होते हैं, हमने पहने होते हैं, क्लॉथिंग की होती है। ठीक है। उसके हिसाब से, माउंटेनियरिंग के हिसाब से। तो बैड वेदर भी आ जाए तो उसमें भी मैंने बहुत पीक की हुई है बैड वेदर में। ठीक है। जब मैं रात को निकल रहा था 12 बजे, तो बैड वेदर स्टार्ट हो गया था, तो मेरे गाइड ने मेरे से पूछा था, अहमद निकलना है या नहीं निकलना है? ये मिंगलिक सर की बात है, मिंगलिक सर में था उस वक्त, मैं 11 साल का था। तो मैंने कहा निकलते हैं अभी जल्दी।
तो जब हम जैसे ही ऊपर जाते जाते गए तो मौसम और ख़राब होता गया, बैड वेदर, मतलब स्नो स्टॉर्म आ गई थी, मतलब ऐसे करके। फिर हम ऊपर समिट पे पहुंच गए, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सब सुबह हो गई थी। रात सुबह को 8 बजे हम पहुंचे थे समिट में, तो हम वहाँ पहुंच गए थे 8 बजे। फिर हम वापस 1.5 घंटे में पहुंच गए थे नीचे, जल्दी जल्दी दौड़ के नीचे गए। तो इतना जब बैड वेदर होता है अहमद, तो कभी किसी मकाम पे कोई डर नहीं लगा, कोई खौफ नहीं आया कि कुछ हो ना जाए, हादसा ना पेश आ जाए, खुदा ना खास्ता? खौफ तो नहीं है, ये आता भी नहीं वैसे। खौफ तो मुझे आ जाता है कभी कभी, मतलब कोई गलती हो जाए बंदे से फिर आ जाता है। फिर मुझे वो फिर टीचर दूर से कहते भी अहमद इस रूट में ना जाओ, ठीक है। फिर मुझे वो डांटते भी उसको। तो जब सबमिट कर लेते हो अहमद, जब आप सबमिट कर लेते हैं चोटी, तो वहाँ पर जाके कैसी एक्साइटमेंट होती है, कैसी फीलिंग्स होती हैं कि जो आपने सोचा हुआ होता है कि अच्छा मैं अब ये वाला जो पहाड़ है इसको सर करूँगा, और जब आप उसको सबमिट कर लेते हैं तो वहाँ पर पहुँच के कैसी फीलिंग होती है आपकी? वहाँ पे पहुँच के मैं तो खुश हुआ तो अल्लाह का शुक्र कर रहा होता हूँ। फिर सजदा रेज हो जाते हैं ऊपर समिट में, तो इतना टाइम तो होता नहीं है, मैं इतना वहाँ ठहर नहीं सकता क्योंकि चारों तरफ ओपन है, तो हवा तो लगती रहती, फिर हवा भी बहुत तेज़ होता है, विंड स्पीड तो बहुत तेज़ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। फिर नीचे आना पड़ता है जल्दी, फिर वो अल्लाह का शुक्र है पहुँच जाते हैं, मौका मिल गया फिर हमें। तो फिर किस तरह साथ में चीज़ें कैसे लेकर जाते हैं, मतलब खाने पीने के हवाले से क्या क्या साथ चीज़ें लेके जाते हो? क्योंकि सिर्फ ये 1 या 2 दिन का काम नहीं होता है, इसमें हफ्ता भी लग जाता है। तो वहाँ पे रहते कैसे हो आप लोग, खाते पीते क्या हो? हम तो वैसे रेडी टू ईट, मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स साथ वो लेके लेके जाते हैं, ठीक है। और फ्रूट हो गया, जो ड्राई फ्रूट वो लेकर जाते हैं, और चॉकलेट लेकर जाते हैं। ऊपर जब चढ़ते हैं ना तो शुगर लेवल कम हो जाए तो चॉकलेट खाते हैं। अच्छा, या ठीक है। डे पैक के लिए टॉफी रखा होता है बैग पैक, ये वो चीजें खाते रहते हैं। ये चीजें लेकर जाते हैं। ये। और जो सोना कब है, उठना कब है, ये कैसे देखा जाता है आप लोगों का, कैसे स्केड्यूल बनाया जाता है? जहाँ पे अगर शाम हो जाए ना, शाम के करीब हम कैंपिंग करने स्टार्ट लग जाते हैं, कैंपिंग लगाते हैं, कैंपिंग करते हैं, कैंप लगे हुए होते हैं, ठीक है। कैंप लगा देते हैं हम, फिर उसमें फिर हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर निकलते हैं आगे ट्रैक के लिए। ट्रैक के लिए निकल जाते हैं, और वो माइंड बनाया होता है ना कि हमने ये वाला ट्रैक पे जाना है। और उस ट्रैक पे मुझे बताइए, कितने आप अकेले जाते हैं या ग्रुप में जाते हैं, और उस ग्रुप में कितने लोग होते हैं जो सारे जा रहे होते हैं सबमिट करने? अकेले भी गए हूँ, सोलो भी गए हूँ, मिंगलिक सर सोलो किया हुआ, उसमें भी मतलब 16-14 दिन का था। ग्रुप में भी गया हूँ, अभी रिसेंटली ग्रुप के साथ ही गया हूँ, उससे पहले भी गया हूँ कौसरगंज, ठीक है। ग्रुप में 6 बंदे थे, उस पर हम सब 6 बंदे पूरे सबमिट कर रहे थे। वो सबमिट कर रहे थे, तो कौसरगंज भी रिसेंटली भी कर रहे थे। ठीक है। तो अभी जैसे अहमद, रिसेंटली हमारे जो पाकिस्तान के कोहे पैमा है शहरोज़ काशिफ, उन्होंने K2 भी सर कर लिया है, तो उनके साथ कभी मुलाकात हुई, उनके साथ एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, कभी ऐसा मुलाकात हुई आपकी? हाँ, वो मुलाकात तो हुई है, वो मुझे छोटा भाई कहते हो, तो मेरे दोस्त हैं करीबी, ठीक है। उनसे तो मैं मुलाकात हुई, उनसे मैंने पूछा भी आप K2 गए, उन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया कैरेबिनर, ओके। 4-8,000 में उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया। और मेरा भी दिल करता है K2 जाने का, सबमिट करने का। अच्छा, इरादा किया हुआ है कि मैंने इरादा किया, अभी 7,000 में जाऊँगा, ठीक है, उसके बाद चेक करूँगा। उसके बाद करोगे। लेकिन जो आपको बच्चे देख रहे हैं अहमद, जो ये करना चाहते हैं, इस साइट पर आने चाहते हैं, कोहे पैमाई करना चाहते हैं, तो उनको क्या कहोगे? उनको क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ या क्या क्या ऐसी एबिलिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर ये करने के लिए? डील करने के लिए मतलब पेशेंस लेवल कितना चाहिए आपको, फिट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आपने ट्रेनिंग किस तरह ली है, कहाँ से ली है? फिट रहने के लिए तो रनिंग करनी पड़ती है, पुशअप, ठीक है, पुशअप और कमर की एक्सरसाइज, और फिर शोल्डर की एक्सरसाइज, फिर मतलब वॉक भी करनी चाहिए, पहले तो वॉक करते हैं, फिर रनिंग करते हैं। तो ट्रेनिंग तो मैंने स्टार्ट स्नो में की थी, पापा ने मुझे स्नो में कराई थी, क्योंकि 5,000 मीटर से ऊपर जाए तो स्नो मिलती है, तो पापा मुझे स्नो से फ्रेंडशिप हो गई थी, क्योंकि अच्छा, स्नो में तो होता है गेम सारी ऊपर, तो स्नो में मैंने की थी, ट्रेल ब्रेकिंग ये सब मैंने पहले स्नो में की थी, ठीक पापा है, ने ट्रेनिंग करवाई थी। ठीक है। तो जब सबमिट करके आ जाते हो तो फिर आपकी क्या रूटीन रहती है? फिर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हो, डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, फिर किस तरह खुद को फिट रखते हो? फिट मैं एक्सरसाइज
सुबह उठे फिर वो खुराक रखनी पड़ती, खुराक को मैनेज करके रखना पड़ता है, डाइट को अपने मैनेज करके रखता हूँ, फिर वो तरह से हो जाता है। ठीक इतनी है खास जी। नहीं है डाइट मतलब। ठीक है, अहमद कमाल हमारे साथ मौजूद थे, यंगेस्ट कोहे पैमा इनको कह सकते हैं पाकिस्तान के, उनसे हम उनकी जर्नी के बारे में जान रहे थे। अहमद बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला और आज के दिन आपने हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू की है। और आज जैसे मैं आपको बताई थी कि पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जरा ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट लाहौर की दुनिया का, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं। तो कुछ अरसा कबल सोने लाहौर को मजीद सोना बनाने के लिए सोना लाहौर मंसूबा शुरू किया गया था, जिसके तहत शहर भर में ब्यूटिफिकेशन के मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए गए थे। लेकिन अब शहर लाहौर में ब्यूटिफिकेशन के तमाम मंसूबे बंद हो चुके हैं और शहर की सड़कों और गलियों में पैचवर्क के किसी मंसूबे पर तामीराती काम नहीं चल रहा है। एलडीए 3 बरसों के दौरान 500 किलोमीटर तवील सड़कों की मुरम्मत का हदफ पूरा करने में कामयाब नहीं हो सका है। शहर में 900 किलोमीटर तवील मरकजी और रिहायशी इलाकों की शाहराहों को मुरम्मत की जरूरत इस वक्त दरकार है, जबकि 3 बरसों में तामीराती काम बर वक्त न होने से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। और शहर के नवाही इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। और लाहौर में ब्यूटिफिकेशन के कौन कौन से मंसूबे शुरू किए गए थे और इनमें से कौन कौन से मंसूबे कितने फीसद मुकम्मल हो चुके हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन को भी ब्रेक लगने का खदशा पैदा हो चुका है। तो एलडीए का इन्फोर्समेंट विंग ज़बूहाली का शिकार है, ड्राइवर्स की कमी के साथ साथ ट्रैक भी इस वक्त तबाहाली का शिकार है। तो ये सारा मामला है क्या, इस वक्त इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन। जैन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैन, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, ब्यूटी उसकी इन्हांस करने के लिए ब्यूटिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद हो चुके हैं। हमने तो सोचा था कि बुज़दार सरकार बहुत मेहरबान है, दिखाई भी दे रही थी लाहौर पर, तो ये एकदम क्या हुआ है? इससे कौन कौन से जो मंसूबे हैं वो ठप हो जाएंगे? मुनीबा, ये मौजूदा जो हुकूमत है ना, इसका सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि ये जिस भी प्रोजेक्ट को शुरू करती है उसके बाद उसके बड़े ऐलानात करती है और फिर एकदम से उस प्रोजेक्ट को भुला दिया जाता है, उसको पसे पुश्त डाल दिया जाता है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये बंद हो जाता है। इसी तरह ये लाहौर की ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट था, ये 2017 से लेके 2019 तक किसी भी तरह की लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट सामने नहीं आया। 2018 में जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने आके कोई फंड्स भी यूटिलाइज ना किए। 2019 में वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। उसके तहत होना क्या था, छोटे छोटे काम थे कि जो सड़कें हैं जहाँ पे गड्ढे पड़ चुके हैं वहाँ पे पैचवर्क लगाए जाने थे, जहाँ पे जो कर्ब स्टोन जो फुटपाथ के साथ लगे होते हैं स्टोन, उन पे पेंटिंग करनी थी। इसके अलावा जो ये पैदल चलने वालों के लिए पुल है उसके ऊपर गर्द लगी होती है या उनको जंग आ जाता है तो उसकी मुरम्मत और बहाली का काम करना था। इसी तरह पौधे लगाने थे और शहर के तमाम जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर आराइशी दरवाजे बनाए जाने थे। ठीक है। जब इस प्रोजेक्ट तो ये तो ज़ैन बहुत छोटे छोटे काम है, लोगों को लग रहा होगा कि ब्यूटिफिकेशन का काम पता नहीं कितना ज्यादा इस वजह से ये मंसूबे बंद हो गए, तो बिल्कुल छोटे छोटे से काम है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो दरकार होती है क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा जो पुल हैं उनकी मुरम्मत का काम किया और फिर उनको छोड़ दिया। ये हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद काम होने होते हैं। तो ये 2019 में जब इसका आगाज़ किया तो ये जून 2020 तक तो ये चलता रहा। फिर उसके बाद अब तक यानी 1.5 साल हो गया है लाहौर ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ना तो कोई टेंडर किया गया और ना ही इन्होंने काम किया। अब जो सड़कें होती हैं जहाँ पे किसी जगह पे सीपेज होती है या वहाँ पे नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होता है या जो ज़मीन है उसकी साख्त ऐसी नहीं होती कि वो जो उसके ऊपर वो बिल्डिंग मटेरियल है उसको रोक सके, तो वहाँ पे सड़क बैठना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे पैच वर्क दरकार होता है। जब वो पैच वर्क नहीं होता तो आहिस्ता आहिस्ता वो गहरा गड़ा बन जाता है। इसी तरह अब सिर्फ रिहायशी इलाकों में नहीं बल्कि जो शहर की मरकजी शाहराएं हैं वहाँ पर गड्ढे पड़ चुके हैं और ये काम ना होने की वजह से ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो रही है। हाई कोर्ट का हुक्म है कि स्मोक की बुनियादी वजह ये है कि ट्रैफिक रवानी बेहतर नहीं है। गाड़ियाँ कई की जगह
पर काफी मिनट तक खड़ी रहती हैं और उसके धुएं की वजह से स्मोक बनता है। ये एक चेन है कि अगर ये सारा तसलसल चलता रहेगा तो स्मोक से भी छुटकारा मिलेगा, लोग वक्त पर अपने घरों को भी जाएंगे और उनको तंगी भी नहीं होगी। लेकिन ये इन्होंने लाहौर ब्यूटिफिकेशन का तमाम तर काम बंद कर दिया। 22 करोड़ रुपए रखे थे पैच वर्क के लिए, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ठीक है। उसके बाद ये कर्ब स्टोन की पेंटिंग, ये एक आप देखें कि जब आप सड़क पे जा रहे होंगे ना तो जो स्टोन होंगे आप देखे होंगे कि उनमें ब्लैक कलर और येलो कलर की उन्होंने वो पेंट किया होता है। ये इस कदर फायदेमंद है कि रात के वक्त ये बतौर लाइट काम करता है। और अब आगे धुंध का मौसम आ गया है तो रात के वक्त जब लोगों ने ट्रैवल करना होता है तो वो उसी कर्ब स्टोन के साथ साथ ही ट्रैवल करते रहते हैं। वो उनको रहनुमाई भी करता रहता है और उनको किसी भी ट्रैफिक हादसे से भी बचाता है। अब जब इस चीज की जरूरत थी तो उन्होंने कर्ब स्टोन की पेंटिंग का काम बंद कर दिया है। जो 1.5 साल पहले आपने पेंटिंग का काम किया था उसके ऊपर धूल मिट्टी की वजह से या जो आपने नाकिस पेंट इस्तेमाल किया उसकी वजह से वो तो ख़त्म हो गया, तो अभी उसको पेंटिंग की ज़रूरत दरकार है तो आप उसके ऊपर तवज्जो कोई नहीं दे रहे। अब जब आप और आपके जो नाजरीन है वो खुसूसी तौर पर जब सड़क पे सफ़र कर रहे होंगे तो वो देखेंगे कि वाकई जो कर्ब स्टोन है वो अपने वो सीमेंट के कलर में चले गए, या उनका जो पेंट है वो उतरना शुरू हो गया, बहुत लाइट कलर हो गया, बहुत लाइट कलर हो गया। तो वो रात के वक्त लोगों की रहनुमाई नहीं कर सकते। और जब ये कर्ब स्टोन की पेंटिंग का इन्होंने प्लान शुरू किया था तो तब इन्होंने बड़े ऐलान किए थे कि देखिएगा हम ये जो काम करने जा रहे हैं इसके जरिए बड़े ट्रैफिक हादसा बच जाएंगे, लोगों को बड़ी रहनुमाई मिलेगी। तो आज जब आप नहीं कर रहे तो क्या लोगों को तब मसाइल का सामना नहीं करना पड़ रहा। इसी तरह पैदल चलने वालों के लिए ये जो पुल है ये एक तो वैसे शहर लाहौर में बड़े कम है, टोटल 51 पुल है पूरे लाहौर में और आप देखें कि 3000 किलोमीटर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जंगलूद हो गए हैं। वहाँ ये तो हम कह रहे हैं ना, रियलिटी बता रहे हैं लोगों को। अब देख लेते हैं कि जो हमारी हुकूमत के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। हम इस पर बात करेंगे। जैन आपने हमारे साथ ही रहना है। आमिर कुरैशी साहब उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, LDA मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी है LDA के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर बताइएगा जो शहर में ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मंसूबे शुरू किए गए थे अब वो बंद कर दिए जा रहे हैं या बंद हो चुके हैं, हमें बताइएगा इसकी वजूहात क्या हैं? अच्छा, ये इस तरह बिल्कुल नहीं है कि कोई मंसूबे बंद हो गए हैं। ये चीजों का नाम चेंज हो जाता है और मैं समझता हूँ जितनी खसूसी तवज्जो वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान साहब लाहौर के ऊपर आप दे रहे हैं और जितने प्रोजेक्ट लाहौर में हो रहे हैं और जितना काम लाहौर में हो रहा है, मेरा ख्याल है अब शायद बाकी शहरों में नहीं हो रहा। 1920 के अंदर ये प्रोजेक्ट सोना लाहौर के नाम से कमिश्नर के ज़ेरे सरबराही इसको शुरू किया गया, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे जो अभी शेख साहब फरमा रहे थे पैच वर्क के जो प्रोजेक्ट है जहाँ से भी हमें इसकी इंक्वायरी आती है, हमें कंप्लेंट आती है, हमारे अपने इंजीनियर्स भी इसको आए बजाय देखते रहते हैं और इसको रिपेयर करते रहते हैं। लेकिन इसमें चूंकि इस चीज की जरूरत होती है जो आपके जो कर्ब स्टोन है और दूसरी चीजें हैं इनको हर दूसरे तीसरे महीने चूंकि ये पेंट के काम होते हैं या पैच वर्क के जो काम है वो जो ही को बारिश होती है कोई खुदा न खास्ता कोई हमने लाइन डालनी होती है किसी अदारे में, चूंकि हमारा जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेरा ख्याल है कभी डिजाइन ही नहीं हुआ, उसके ऊपर कभी प्लानिंग ही नहीं हुई। तो आज होता यही है कि एक अदारा अगर हम इसको रोड को बना के जाते हैं तो अगले दिन कोई ना कोई मसला ऐसा आता है कि किसी ने लाइन डालनी होती है, इसकी भी प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत थी जो कभी भी नहीं की गई। तो मैं समझता हूँ कि इसका बिल्कुल नहीं है कि लाहौर के अंदर जैसे शेख साहब ने एक सूरत पेश की, लेकिन सर हमें कहीं काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कारपेटिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो सड़कों की मुरम्मत का काम भी वहीं पे है, वो भी बहाल नहीं हुआ, कारपेटिंग नहीं हो रही, पैच वर्क वहीं पे गड़े हमें नजर आते हैं सड़कों पर। सर जो मरकजी सड़कें हैं सारी, उसमें मेरा नहीं ख्याल, आप अगर केनाल रोड को देखते हैं तो उसकी भी बड़ा जबरदस्त है। उसमें अगर आप फिरोजपुर रोड को देख लें, इंटरनल रोड में शायद थोड़े बहुत इश्यूज हो और उसको हम आए बगाए जो उसकी कोई ना कोई कंप्लेंट आती है उसको रिपेयर कर दिया जाता है। उसमें मेरा नहीं ख्याल को बहुत बड़ा इशू है। और सर 3 बरस बीत चुके हैं। नहीं, ये 3 बरस की बात नहीं है। इसमें आप जरा गुजारिश मेरी सुने जी। इसमें तो जब भी ये बारिश होती है पैच वर्क का कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करना पड़ता है और 3 सालों से हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अगर 3 सालों से शहर लाहौर में पैच वर्क का
का काम ना होता तो सर, आज सारा लाहौर उखड़ जैन गया। आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपके पास कोई जवाब है इसका, क्या कहना मैं चाहेंगे? तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ आमिर कुरैशी साहब से कि छोटा हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, क्या 1 जनवरी 2021 से लेके आज तक आपने किसी मंसूबे का फीता काटा है? नहीं शेख साहब, गुजारिश ये है कि हमने 3 लाहौर में बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और उनकी आगे टाइमलाइन आ रही है। मेरा सवाल का जवाब आपने लाजमी लेना, किसी का फीता काटा है ये सर, एक सर, साल ये में? बता दें। मेरी जरा गुजारिश सुन लें कि हम अब टाइमलाइन के ऊपर हमने करने हैं ना जी प्रोजेक्ट, तो 23 मार्च के ऊपर हम आपको इंशाल्लाह 3 प्रोजेक्ट दे रहे हैं लाहौर को, गुलाबदे भी दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं आपको शाहकाम का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, हम शेरावाला गेट दे रहे हैं, इंशाल्लाह मार्च के अंदर लाहौरियों को ये तोहफा दे रहे हैं। चलिए सर, उम्मीद ही करते हैं कि हम ये जो तमाम तर नहीं, आप नहीं, कह रहे हैं इस पे काम होता भी हमें नजर आए और इसकी इफ्तिताही तकरीब भी हम देखें और उस पे जाके आप रिपोर्टिंग भी करें। मेरी तो पहले भी इनके साथ नेक ख्वाहिशात हैं कि ये मुफादे आमा के प्रोजेक्ट हैं, इनके ऊपर लाजमी बर वक्त काम होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बड़े मंसूबों पे नहीं छोटों पे भी काम करते रहें जहां से लोगों को फायदे होते रहें। जल्द हम यही चाहते हैं, तमाम तरह ये जो बोझ है जो आवाम सह रही है और ट्रैफिक का अज़्दहाम एक मच आता है क्योंकि लाहौर की सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, तो इनके हल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। आमिर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर। LDA मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी थे सर, बहुत शुक्रिया आपका। जैन, उन्होंने तो हमें बड़ी क्लियर और वाज़े पिक्चर दिखा दी है कि ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, सारी चीजें अच्छी हाथ से चल रही हैं। बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वो जब वो मौजूद थे तभी मैंने उनको बोला कि लगता है कि ये को 15-20 दिन से ना सड़कों पे नहीं निकले। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के तमाम प्रोजेक्ट इस वक्त बंद हो चुके हैं। दूसरा जैन, आपकी एक और खबर भी थी कि अब ये मसला भी उठाया जा रहा है, जो ऑपरेशन चल रहा था माफिया के खिलाफ और जो है गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ, वो भी रुकने का खदशा है, उसको भी ब्रेक लग जाएगी क्या? देखें जी, इसी हुकूमत ने कहा था कि हम बहुत ज़्यादा मशीनरी लेने लगे हैं, शहर में किसी जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। तो वो जो इन्होंने मशीनरी ली है, इस हुकूमत ने कुछ 2 ट्रक लिए हैं LDA ने, उनके ऊपर ना जंगले लगते हैं ताकि जब वो ऑपरेशन हो रहा हो तो कोई मटीरियल है वो उसके ऊपर आके ना गिर जाए। ठीक है। वो अल्लाह के हुक्म से 6 माह से उसके ऊपर जंगले नहीं लगे, वो बेचारे वर्कशॉप में खड़े हैं। 2 बड़े ट्रक हैं, 2-2 करोड़ रुपए के इन्होंने वो डंपर लिए हैं। सिर्फ एक जंगले ना लगने की वजह से वो 6 महीने से इस्तेमाल में नहीं ला सके। जो पुराने 4 डंपर ट्रक हैं वो खराब हो गए हैं, वो भी वर्कशॉप्स में खड़े हैं। उन जो बाकी सही हैं डंपर ट्रक्स हैं और दीगर जो मशीनरी है उसको चलाने के लिए ड्राइवर्स नहीं है, वो भी वर्कशॉप्स में खड़े हैं। तो किस तरह ऑपरेशन करेंगे इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ? ये मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी करते हुए जब मरकजी शाहराहों पे, रिहायशी प्लॉटों पे कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस होगी तो जहां पे लाहौर का मास्टर प्लान डिस्टर्ब होगा वहीं पे तमाम लोगों की सहूलियात भी डिस्टर्ब होंगी। आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। एंटी करप्शन ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि शहर की 70% जो तामीरात हैं वो गैर कानूनी है, उसकी LDA से, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी से, सिटी गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं ली गई। तो किस वक्त आप ऑपरेशन करेंगे इनके खिलाफ? फिर मुझे जैन बताइए, फिर गैर कानूनी तामीरात होती कैसे हैं? मतलब क्या कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा कि कौन कहाँ पर तामीरात कर लेता है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? इसमें सबसे जो पहला फैक्टर होता है ना मुनीबा, कि इलीगल कंस्ट्रक्शन होती कैसे है। ये LDA के अमले के साथ मिली भगत करके होती है। वो LDA के अमले से साजबाज की होती है जिसकी वजह से इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है। अब वो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि अमले ने ऑलरेडी उससे साजबाज की होती है। मैं जो देखता हूँ ना फील्ड में, ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रही हो और मुतलका अफसरान व अमले को पता ना हो। उनको पता होता है, लेकिन जानबूझ के उसके ऊपर आंखें बंद कर दी जाती हैं। जिस तरह कोई कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि शायद बिल्ली गायब हो गई है, लेकिन ये खुद इलीगल कंस्ट्रक्शंस की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से हम हर दफ़ा जब भी शो करते हैं हम एंड पे यही कहते हैं कि उम्मीद है और हम अपील ही कर सकते हैं लोगों से कि जनाब तमाम ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो शहरी लाहौर की मसले हैं, इनको देखा जाए और इनको हल करने की कोशिश की जाए। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। जनाब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम
बैक टू जागो लाहौर। जनाब वीकेंड है और वीकेंड पे हम सबकी ये कोशिश होती है कि हमारा जो मूड है ना वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा हो, और उसमें हम अगर म्यूज़िक का तड़का लगा दें तो मेरे ख्याल से हमारा मूड और भी ज़्यादा उसको चार चांद लग जाते हैं। तो हमने भी आपके मूड को चार चांद लगाने के लिए म्यूज़िक का तड़का यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, और हमारे साथ इस वक्त तलहा लियाकत मौजूद हैं जो पाकिस्तान के सिंगर हैं, और उनके साथ एहतशाम आमिर मौजूद हैं जो सिंगर हैं, और दोनों इस वक्त लाहौर में उनका एक म्यूज़िक स्टूडियो भी है जो रन कर रहे हैं। तो उनके बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, कुछ म्यूजिक का तड़का भी उनसे लगवाएंगे। एहतशाम और तलहा मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम। तलहा, कैसे स्टार्ट किया आपने म्यूजिक का ये सिलसिला? It all started like 6 to 7 years back जब मैं अपने स्कूल कॉलेज में था, तो पेरेंट्स ने लाइक गिटार लेके दिया, तो वहाँ से शौक चढ़ा, और हम लोग यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में लाइक परफॉर्मेंसेस करते होते थे विद आवर बैंड। तो इसी तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। लाइक बाय एजुकेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट ये था कि मेरा पैशन था, आई वांटेड टू डू दिस। तो पैशन को आपने आगे लेकर चल पड़े, और अब माशाल्लाह आप इतना अच्छा गा भी रहे हैं। तो एहतशाम, आपका कैसे ये स्टार्ट हुआ? मैं तकरीबन 4 इयर्स का था जब मैं मतलब गाना शुरू हुआ था। तो पहली बार लाइव परफॉर्मेंस भी की थी 5 इयर्स की उम्र में, और मेरी क्योंकि ख़ानदान में ये गाने वाला कोई था नहीं मेरे सिवा, लेकिन मेरे दूर के रिश्तेदारों में थे जो कि इंडिया के बहुत बड़े क्लासिकल प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब। अच्छा। तो मैं उनका नवासा हूँ, तो वो उनके तहत मतलब कि शायद फिर तो आपकी जीन्स में ये हुआ ना, फिर हम ये कह सकते हैं कि आपकी जीन्स में फिर मौसीकी जो है वो रची उसके बसी बाद है। बिल्कुल तो उसके बाद आपने फिर ये स्टार्ट कर दिया करना। तो हमें सबसे पहले आप क्या सुना रहे हैं? तलहा, अगर मैं आपसे स्टार्ट करूं तो क्या सुनाने वाले हैं हमें? आई विल लाइक स्टार्ट मैशअप ऑफ आतिफ असलम, पहली नजर बल्कि, जो उसका है खूबसूरत सॉन्ग। सुरूर को हम आगे लेके जाना चाहेंगे, और मैं चाहती हूँ एहतशाम आप भी हमें कुछ सुनाए। क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? मैं आपको मुस्तफ़ा जाहिद भाई का एक सॉन्ग है तो फिर आओ, ठीक है, वो मैं आपसे सुनाना शेयर चाहेंगे जरूर। दिल बादल बने, आंखें बहने लगे, या फिर मुझको बता इनको कैसे सहें, तो फिर आओ मुझको सता, तो फिर आओ मुझको सता, बेजा आओ बेजा, आओ बेजा, आओ बेजा, आओ बेजा, आओ बेजा, बेजा। क्या बात है, दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी है। मुझे मस्त, मैं ये कहूँगी कि बहुत खूबसूरत आप लोगों की आवाज़ है, बड़ा अच्छा गाया है। तो
ज्यादा क्या पसंद है, कौन सा जॉनरा पसंद है गाने में? मोस्टली हम लोगों को जो पसंद है जॉनरा दैट इज रोमांटिक सोलफुल या मेलोडियस सॉन्ग्स जो आजकल चल भी रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स को पीपल ज्यादा लाइक पसंद भी यही है। हाँ, इसलिए आई थिंक इसका स्कोप खत्म नहीं हो सकता। लाइक ये ऐसी चीज है कि टाइम टू टाइम पीपल नीड दिस टाइप ऑफ जॉनरा एंड दिस टेस्ट, क्योंकि सैड एंड द मेलोडियस ट्रैक्स रन थ्रू आउट द टाइम। तो पार्टी एंड आइटम सॉन्ग्स भी चलते हैं बट इट हैज अ स्कोप व्हिच नेवर एंड्स। तो एहतशाम आपका भी यही जॉनरा है? यही जॉनरा है जो कि इनको पसंद है, सेम है, लेकिन मुझे ज़्यादा अगर पर्सनली पसंद है तो वो क्लासिकल है। क्योंकि तो सिंगर कौन सा ज्यादा पसंद है क्लासिकल में? अगर पूछा जाए क्लासिकल में अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो शफकत अमानत अली सर, इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट। ठीक है, उनका जो जॉनरा है, उनका जो गाने का तरीका है वो मेरा वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और हम भी उनके डाई हार्ट फैन हैं जनाब। तो क्लासिकल की बात हो ही चुकी है तो मेरे ख्याल से फिर क्लासिकल का भी तड़का एक लग ही जाए, तो फिर क्या सुनाएंगे क्लासिकल में तलहा आप हमें? श्योर, आई विल सिंग। आप बैठे हैं बालिम पे मेरे बाय नुसरत फतेह अली खान जरूर साहब, जरूर। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरा में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरा में चले जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। ये अदा ये नज़ाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान है, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। सा 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 नी दा पा मा रे गा सा रे पा 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 सा नी रे गा पा मा सा रे रे नी सा रे पा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वक्त की थोड़ी सी किल्लत थी, इस वजह से हम दोबारा से आपको बुलाएंगे और आप लोगों के गाने सुनेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और आप लोगों के आवाज़ सुन के। एहतशाम आमिर हमारे साथ मौजूद है और तलहा लियाकत हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनाब। मुझे अब आपने इजाज़त देनी है, उम्मीद करते हैं कि आप आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया।